इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लेक्चर में मेजरिंग स्टैंडर्ड्स देखेंगे, जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है। स्टैंडर्ड्स क्या होता है, स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों है। तो स्टैंडर्ड्स जो मेजरमेंट या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के लिए जो मेजरमेंट है, दीज आर द बेसिकली फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट। किसी मान लिया एक बार है किसी मटेरियल का, इस बार का लेंथ मेजर करना है। तो लेंथ मेजर करने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका हो सकता है और अलग अलग यूनिट हो सकती है, लेकिन कॉमनली अगर लेंथ की एक यूनिट डिसाइड कर ली जाए और एक स्टैंडर्ड डिसाइड हो जाए कि हम अगर लेंथ को मेजर करेंगे तो एक ही उसी यूनिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। बाकी उस यूनिट के और भी डेराइव्ड यूनिट्स हो सकते हैं, लेकिन एक कॉमन यूनिट अगर हो कि अगर हम लेंथ मेजर करेंगे तो सेम उसी यूनिट में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक कॉमन यूनिट बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया, जिससे कंपेयर करके एक अननोन लेंथ को डिसाइड किया जा सकता है। अब ये लेंथ हो सकता है अलग अलग रीजन में अलग अलग यूनिट होती है लेंथ की। कहीं अगर इस कॉमन यूनिट को डिसाइड करना हो तो उसके लिए एक सेम स्टैंडर्ड से कंपेयर करना पड़ेगा कि चाहे वो लेंथ हो, चाहे मास हो या वेट हो किसी मटेरियल का, उसके लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड से कंपेयर करना होगा जो कि सबके लिए कॉमन हो। तो एक कॉमन रेफरेंस डिसाइड करने के लिए, चाहे वो लेंथ हो, चाहे वो मास हो या और भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं किसी भी मटेरियल का, किसी भी बार का, तो एक कॉमन स्टैंडर्ड, कॉमन रेफरेंस बनाने के लिए उसे स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। अब ये स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में है वो 4 टाइप के हैं। पहला है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दूसरा है प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। Another one is secondary standards, and another one is working standards. The standards for the measurement is classified into 4 parts: international standards, primary standards, secondary and working standards. In the international standards are decided on the basis of international agreements. इंटरनेशनल एग्रीमेंट के आधार पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को डिसाइड किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सपोज किसी क्वांटिटी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डिसाइड करना है, तो सपोज मास का इंटरनेशनल यूनिट डिसाइड करना है अगर, तो मास का इंटरनेशनल यूनिट डिसाइड करने के लिए कोई एक रेफरेंस होना चाहिए, कोई एक एब्सोल्यूट रेफरेंस होना चाहिए जो टाइम के साथ, टेम्परेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ चेंज ना हो। एक ऐसा रेफरेंस होना किसी भी मेजरमेंट के लिए, चाहे वो मास हो, चाहे वो लेंथ हो या करंट हो या वोल्टेज हो, किसी भी क्वांटिटी, प्राइमरी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, एब्सोल्यूट क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक ऐसा रेफरेंस होना चाहिए जो टाइम के साथ और इन्वायरमेंट के साथ चेंज ना हो। तो ऐसा रेफरेंस बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रेफरेंस लिए गए। जैसे अगर मास को मेजर करना है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में इसकी यूनिट
किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम को ऐसे डिसाइड किया जाता है जैसे पर डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम में अगर वाटर हो इन द वॉल्यूम ऑफ 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीलीटर क्यूब, वन डेसीलीटर क्यूब में वाटर का जो मास होगा वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 डेसीलीटर क्यूब वॉल्यूम के वाटर का जो मास होगा उसे 1 केजी कहा जाता है। अब इस 1 केजी को मेंटेन रखने के लिए, इस रेफरेंस को मेंटेन रखने के लिए प्लेटिनम इरोडियम के एक सिलेंडर को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट जो कि पेरिस में है, उसमें इस मास के इक्वल वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 डेसीलीटर क्यूब वॉल्यूम के वाटर का जो मास होगा उस मास के इक्वल प्लेटिनम इरोडियम की एक सिलेंडर रख दिया गया है। अब ये रेफरेंस हो गया इंटरनेशनल रेफरेंस 1 किलोग्राम के लिए। तो इंटरनेशनल रेफरेंस जो है वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बेस पे डिसाइड किए जाते हैं जिसपे सारी कंट्रीज एग्री हों। इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को डिसाइड करने के लिए ऐसे ही लेंथ को भी डिसाइड किया गया है, लेंथ का भी स्टैंडर्ड है, वोल्टेज का अपना स्टैंडर्ड है, करंट का अपना स्टैंडर्ड है। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इस तरीके से डिसाइड किया जाता है और किसी एक स्टैंडर्ड रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मेजरमेंट के यूनिट को डिसाइड किया जाता है। और ये जो रेफरेंस है, प्लेटिनम इरोडियम की रॉड हो या लेंथ मेजर करने के लिए प्लेटिनम की रॉड हो, जो भी पेरिस में रखा हुआ है वो कॉमन पीपल के लिए या सबके लिए अवेलेबल नहीं है। हर कोई मेजर नहीं कर सकता है इन्हें यूज करके। इन्हें रेफरेंस मान के कुछ और मास या लेंथ या वेट को मेजर करने के लिए यूनिट्स डेराइव किए जाते हैं इनसे, जो कॉमन लोगों के लिए अवेलेबल हो। दूसरा है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का जो रेफरेंस है, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स का रेफरेंस लिया जाता है हर कंट्रीज अपने अपने लेबोरेटरी में नेशनल मेजरमेंट लेबोरेटरीज में हर कंट्री अपने नेशनल मेजरमेंट लेबोरेटरीज में एक रेफरेंस डिसाइड करती है, एक स्टैंडर्ड। जैसे मास का स्टैंडर्ड हुआ 1 केजी, तो वो 1 केजी को बार बार कैलिब्रेट करेंगे और सारी कंट्रीज का जो 1 केजी का जो स्टैंडर्ड होगा उसका एवरेज लेके प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल या इसे एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड भी कहते हैं। दीज आर द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड। तो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स को प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड्स, दे आर calibrated in the national measurement laboratories and this is the average of the calibrated measurement standard of all the countries। सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये स्टैंडर्ड्स these are the reference for the industrial
laboratories, industrial measurement, these are reference for the industrial laboratories. तो इंडस्ट्रीज टाइम टू टाइम अपने स्केल को यहाँ से कैलिब्रेट कर सकती हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड से. सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर द रेफरेंस फॉर द इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज. तो ये इंडस्ट्री में और इनका कैलिब्रेशन क्या होता है, वो रीजनल एरिया में ही कैलिब्रेट किया जाता है, इन स्टैंडर्ड्स को डिसाइड किया जाता है और वहाँ से इंडस्ट्रीज अपने लेबोरेटरीज में जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं उनका कैलिब्रेशन कर सकती हैं. वर्किंग स्टैंडर्ड्स आर द these are the general standards used for the general purpose and they are used in day to day life. रेगुलरली जिन स्टैंडर्ड्स को हम यूज करते हैं, जिन स्टैंडर्ड्स को हम देख पाते हैं या जिनके ज़्यादा टच में होते हैं वो है वर्किंग स्टैंडर्ड्स. वर्किंग स्टैंडर्ड्स का यूज जनरल पर्पज के लिए किया जाता है. तो ये था मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स जो कि यूज किया जाता है एज ए रेफरेंस फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. तो ये 4 टाइप के हो गए, इंटरनेशनल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड वर्किंग. इंटरनेशनल वो स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के बेस पे डिज़ाइन किए गए हैं और प्राइमरी स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हर एक कंट्री अपने नेशनल मेजरिंग लेबोरेटरीज में डिज़ाइन करती है. कैलिब्रेट बार बार किया जाता है इनको टाइम टू टाइम और इनका एवरेज लेके प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाया जाता है. सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडस्ट्रियल लेबोरेटरीज के लिए रेफरेंस का काम करते हैं. वर्किंग स्टैंडर्ड्स वो स्टैंडर्ड्स हैं जो जनरल पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं. अब ये कंप्लीट था फर्स्ट यूनिट के बारे में. फर्स्ट यूनिट में हमने देखा कि एरर्स कितने टाइप के हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कितने टाइप के हैं, उनका क्लासिफिकेशन. पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा, वोल्टमीटर कैसे डिजाइन किया जाता है, एमीटर कैसे डिजाइन किया जाता है. दे आर बेसिकली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स वोल्टमीटर, एमीटर, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट से हमने जो भी इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया, चाहे वो वोल्टमीटर हो चाहे वो एमीटर हो, ये सारे एनालॉग मीटर्स के टाइप हैं. अब अगर देखा जाए क्लासिफिकेशन हम लोग पहले देख चुके हैं. अब एक जो मेन मेजर ड्रॉबैक है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का, जो मेजर ड्रॉबैक है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के, 2 मेजर ड्रॉबैक हैं. एक तो ये है कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेजर PMMC instrument cannot measure low voltages. Another disadvantage is measure is the loading effect. ये डिसएडवांटेज है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के. इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की तरफ जाएंगे. तो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट मेजर लो वोल्टेजेस एंड अनदर डिसएडवांटेज इज लोडिंग इफेक्ट. अगर हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को किसी ऐसे सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं
जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लो है। तो ऐसे लो रेजिस्टेंस सर्किट्स के लिए सुटेबल है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट फॉर द लो रेजिस्टेंस circuits. PMMC instrument is suitable, but for the high resistance circuits it introduces, for the high resistance circuit it introduces loading effect. तो जब हम लो रेजिस्टेंस सर्किट में यूज करते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को, तब तो जो रीडिंग हमें मिल रही है वो इट विल बी वेरी नियर टू द ट्रू वैल्यू। जो रीडिंग है, अगर हम लो वैल्यू, अगर लो रेजिस्टेंस सर्किट में हम पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो रीडिंग होगी वो एक्यूरेट होगी। लेकिन अगर कोई हाई रेजिस्टेंस सर्किट है और उसमें हम क्योंकि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो लो है, दिस इज बिकॉज ऑफ लो इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस लो होने की वजह से जब किसी हाई रेजिस्टेंस सर्किट में इंट्रोड्यूस किया जाता है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, तो क्योंकि वोल्ट मीटर पीएमएमसी वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा और पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंसेस की जो वैल्यू होती है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों में से जो मिनिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम होगा। तो जो लो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस के पैरेलल में अगर आता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाता है और जो वोल्टेज हम मेजर करना चाहते हैं एक्यूरेटली हम वो वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते हैं बाय यूजिंग अ लो रेजिस्टेंस मीटर इन पैरेलल विद द हाई रेजिस्टेंस सर्किट। So to eliminate these problems we have to go for the circuit which have a very high input impedance, a very high input resistance। तो अगर हम लोडिंग इफेक्ट की बात करें, अगर कोई एक सर्किट है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सपोज कोई एक सर्किट है जिसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। सपोज इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। आउटपुट टर्मिनल इस सर्किट का जहां हमें वोल्टेज मेजर करना है। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे इस सर्किट के पैरेलल में। सपोज इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है। ये जो मीटर हमने यूज किया है मेजरमेंट के लिए, सपोज इसका इनपुट इम्पीडेंस Ri है, इनपुट रेजिस्टेंस इसका Ri है। तो जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है
वो इस सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट हो गया। हमें वोल्टेज मेजर करना है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है। सपोज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस टोटल वोल्टेज V है, तो अगर हम अब क्योंकि RI इस सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, R के पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं और हमें R के अक्रॉस ही टोटल वोल्टेज मेजर करना है इस वोल्टमीटर का यूज करके, तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, पैरेलल रेजिस्टेंस होगा, वो होगा RI पैरेलल R। तो R इक्विवेलेंट जो आएगा RI इंटू R अपॉन RI प्लस R। तो R इक्विवेलेंट को यहां से लिखा जा सकता है R अपॉन 1 प्लस R अपॉन RI। अब अगर RI की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, अगर RI की वैल्यू बहुत ज़्यादा है R के कंपैरिजन में, इफ RI is greater than R, then we can neglect this term R upon RI will be negligible with respect to 1. In this case R equivalent will become equal to R। तो अगर RI की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मीन्स जो हमने वोल्टमीटर इंट्रोड्यूस किया है सर्किट के पैरेलल में, अगर इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा इस वोल्टमीटर के इंट्रोड्यूस करने के बाद भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपिटल R ही आएगा। लेकिन अगर RI की वैल्यू बहुत कम है, अगर RI की वैल्यू बहुत कम है, सपोज RI टेंस टू 0, सपोज RI टेंस टू 0, तो ये वैल्यू लगभग इनफाइनाइट हो जाएगी और R इक्विवेलेंट 0 हो जाएगा। तो अगर RI की वैल्यू कम है तो ये सर्किट के रेजिस्टेंस को कम कर देगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को। अगर RI की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तब वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, पहले भी R था और वोल्टमीटर के इंट्रोड्यूस होने के बाद भी ये R है। और अगर रेजिस्टेंस कम है वोल्टमीटर का तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगर इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इस सर्किट के रेजिस्टेंस के बराबर हो, मींस थर्ड केस, इफ R इज इक्वल टू RI, अगर दोनों का रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो, तो इस इक्वेशन में R इक्वल टू RI पुट कर देंगे तो आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R बाई 2। इस केस में भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हैं, मींस सर्किट का रेजिस्टेंस और जो हमने वोल्टमीटर इंट्रोड्यूस किया है उसका रेजिस्टेंस, अगर ये दोनों रेजिस्टेंस इक्वल हैं, तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा टोटल सर्किट का वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस का हाफ बाई 2, 1/2 हो जाएगा। अगर इनपुट रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का बहुत ज़्यादा है सर्किट के इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो सर्किट के ओरिजिनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टमीटर का अगर कम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे ये वोल्टेज भी उस रेजिस्टेंस के क्रॉस चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो फेवरेबल केस है, जो मेजर कर वोल्टेज किसी एलिमेंट के क्रॉस मेजर करने के लिए जो फेवरेबल केस है,
वो ये है कि वोल्टमीटर का इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिवली टू द सर्किट इन व्हिच वी हैव टू मेजर द वोल्टेज। तो जिस सर्किट में वोल्टेज हमें मेजर करना है उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से वोल्टमीटर का इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो इस कंडीशन को फेवर करने के लिए जरूरी है कि हम वोल्टमीटर के इनपुट इंपीडेंस को बढ़ाएं। वोल्टमीटर के इनपुट इंपीडेंस को अगर बढ़ाया जाएगा तब वो लोडिंग इफेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेगा सर्किट में जिसके अक्रॉस को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये बेसिस है सेकेंड यूनिट का इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का कि इनपुट इंपीडेंस कैसे इंक्रीज किया जाए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का, ताकि वो अगर किसी सर्किट में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उस सर्किट के कंडीशन को चेंज ना करे। So this is all for today's lecture. Next we will continue in the second lecture with the second unit. Thank you.